आप सभी विद्यार्थियों का जयशंकर विद विपिन सर स्टडीज में हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से क्लास 9th के लेसन नंबर 2 भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। आप लोग इस लेसन को बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिएगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हम बिना रुके इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के भूगोल के दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसका जो पहला टॉपिक हुआ है, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। अर्थात भारत की जो स्थलाकृत यानी ज़मीन है, उसमें कहीं पर्वत, कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल, कहीं पठार और कहीं द्वीप समूह पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। इनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, तो कुछ सेलखड़ी की तरह मुलायम। यानी यहाँ की जो शैलें हैं यानी चट्टान, वह कहीं पर मुलायम है और कहीं पर कठोर पाई जाती हैं। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान और द्वीप समूह। अगला पॉइंट है, भारत में लगभग 30% भाग पर पहाड़, 27% भाग पर पठार तथा 43% भाग पर मैदान हैं। अगला पॉइंट है प्लेट, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पर कहीं पर प्लेट, यानी प्लेट का मतलब होता है हमारी जो परतें हैं पृथ्वी, यानी कि ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, इसे हम भूपर्पटी कहते हैं। इसके नीचे भी कई प्लेटों का निर्माण हुआ है। यानी कि इसके पॉइंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं, भूपर्पटी भूभागों को शामिल किया, यानी भूपर्पटी जो है यह समस्त भूभागों को शामिल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। इसे हम इस चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जिस तरह से इस चित्र में बताया गया है कि बड़ी जो प्लेटें हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, गोंडवाना लैंड, यूरेशिया, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये बड़ी प्लेटें मानी जाती हैं। और ये जो छोटी छोटी प्लेट, जैसे मेडागास्कर हुआ और कुछ जापान के छोटे छोटे द्वीप, मालदीव हुआ, ये सब छोटे प्लेटें मानी जाती हैं। अगला पॉइंट है, इन प्लेटों में हलचल भी होती है, जिसे प्लेटों की गति कहा जाता है। कहने का मतलब इन प्लेटों में नीचे गति करती है, लगातार गति करती रहती हैं, जिससे कि इनमें विभिन्न तरह की भू हलचलें होती हैं। अब हम समझेंगे प्लेटों की हलचल की गति से कौन क्या क्या उत्पन्न होते हैं या कितने प्रकार की होती हैं। इसमें पहला अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है रूपांतरण। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। पहला है अभिसारी, इसमें प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, यानी इसमें जो प्लेटें होती हैं वह एक दूसरे से के करीब आती हैं। जैसे हम हिमालय पर्वत देख लें, इसमें जो प्लेटें हैं ये एक दूसरे के समीप आती हैं। इससे पर्वतों का निर्माण होता है और इससे बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, अरावली पर्वत। और भारत के उत्तर में सबसे विशाल पर्वत हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अगला है अपसारी, इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसमें पठारों का निर्माण होता है, इससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यानी इसमें जो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो एक दूसरे से सटी होती हैं, ये क्या होती हैं, दूर दूर होती जाती हैं। इससे ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। अगला है रूपांतरण,
एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। इससे भूकंप आ सकता है। सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। यानी कि भारत जो यानी विश्व जो है यह दो भागों में बटा हुआ था, एक गोंडवाना लैंड और एक पैंजिया। इसका अगला पॉइंट है गोंडवाना भूभाग में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका शामिल थे। इसके पहले आप लोगों को चित्र में बताया गया, उसे देख लेंगे। अगला है प्लेटों की गति के कारण, यानी जो ये प्लेटें हैं जब ये गति करती हैं तो इससे क्या कारण होते हैं। भारत गोंडवाना से अलग हुआ, यानी भारत जो है इस तरह से था, इसका एक भाग था पैंजिया और एक भाग इसका था गोंडवाना। भारत गोंडवाना से क्या हुआ, अलग हो गया। जो सबसे प्राचीन महाद्वीप था उसका नाम पैंजिया और गोंडवाना था, जिस तरह से आप लोगों को इस चित्र में दर्शाया गया है। ये था गोंडवाना और ये पैंजिया। इससे भारत क्या हुआ है, अलग हुआ है। अब हम इसके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत का भौगोलिक वितरण समझेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए। इसे 6 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान, पांचवा द्वीप समूह और छठवां भारतीय मरुस्थल। इसे हम अब विस्तार से समझेंगे। पहला ही हिमालय पर्वत, इसकी क्या विशेषताएं हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। यह एक नया पर्वत है, यानी इसका निर्माण प्राचीन काल में नहीं हुआ बल्कि जल्द ही हुआ है। अब इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वह कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं भारत का जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वह जम्मू कश्मीर से लेकर और यह अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसमें जो इसकी चौड़ाई है वह कश्मीर में हम लोग देख रहे हैं 400 किलोमीटर और जबकि यह अरुणाचल प्रदेश में मात्र 150 किलोमीटर है। और इसकी यहाँ से लेकर यानी का जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक जो इसकी लंबाई है वह 2400 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, यानी हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया, महान हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब हम महान हिमालय के बारे में जानेंगे। इसमें सभी मुख्य शिखर हैं। इसमें लगभग 6000 मीटर वाले शिखर हैं। यह हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। इसके सबसे ऊंचे शिखरों में प्रमुख रूप से नंदा देवी, कंचनजंगा, कामेट, नंगा पर्वत आदि आते हैं। अगला है निम्न हिमालय। इसमें 4500 मीटर वाले पर्वत हैं, यानी जो 4500 मीटर वाले पर्वत हैं वह निम्न हिमालय में आते हैं। पीर पंजाल की श्रृंखला यही है, यानी पीर पंजाल एक पर्वत का समूह है जिसकी श्रृंखला यही है। कश्मीर से हिमालय तक यह फैला है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालय तक यह फैला है। अगला है शिवालिक श्रेणी। इसमें सबसे बाहरी हिमालय पर्वत का बाहरी भाग आता है। यहाँ 1000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत स्थित हैं। हिमाचल से शिवालिक के बीच घाटियों को दून कहते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे देहरादून। अब हम इसके दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तरी मैदान का वर्णन करेंगे। उत्तरी मैदान यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई गाद से बना, यानी कि इस तटीय उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से हुआ है। यह जो मैदान है वह जलोढ़ मिट्टी से बना है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 320 किलोमीटर है। आप चित्र में इसे देख सकते हैं कि इसकी जो यानी कि उत्तरी मैदान है
वह प्रमुख रूप से यहाँ से लेकर और यह इसका क्षेत्र फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और इसकी उत्तरी मैदान के प्रकार ये 3 प्रकार के हैं: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब के मैदान में सिंधु, सतलुज, झेलम और रावी नदियों द्वारा जो अवसाद लाया जाता है उसके निर्माण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। अगला गंगा का मैदान, इसमें हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश आते हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वह गंगा और यमुना है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कि असम में इसका विस्तार है, यह ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। अब हम आकृति में भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के बारे में जानेंगे कि यहाँ का जो मैदान है वह किस तरह से भिन्न है। पहला है भावर। उच्चावच के आधार पर सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक शिवालिक पहाड़ियों के गिरिपाद प्रदेश में कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, जो 8 से 16 किलोमीटर नदी की धारा के समानांतर भाग है। उस भाग को हम भावर कहते हैं, यानी शिवालिक श्रेणी के नीचे का जो भाग है उसे ही हम भावर का क्षेत्र कहते हैं। अगला है तराई। भावर के दक्षिण में, यानी कि भावर के दक्षिण में जो क्षेत्र नम क्षेत्र है उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। अगला है भांगर या बांगर कहते हैं। तराई क्षेत्र के दक्षिण में पुरानी कंकरीली पथरीली मिट्टी जहां वर्षा का जल नहीं पहुंच पाता है उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। अगला खादर। जिन क्षेत्रों में वर्षा का जल पहुंचकर नई मिट्टी का निर्माण करते हैं उसे हम खादर कहते हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। इसकी विशेषताओं को हम जानेंगे। यह पुरानी चट्टानों से बना है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के उद्गार से हुआ, यानी यहाँ जो मिट्टी का निर्माण हुआ है उसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब हम मध्य उच्च भूमि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यह नर्मदा नदी के उत्तर में है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में है। यह पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान से मिल जाता है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से इस तरह से समझ सकते हैं। यह यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो भाग है यह प्रमुख रूप से प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। यह पुरानी चट्टानों से बना है। इसका निर्माण जो है वह ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। नर्मदा नदी आप लोग देख रहे हैं, इसके उत्तर में है और पश्चिम में धीरे धीरे यह पंजाब से मिल जाता है। यह इसका क्षेत्र, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र है यह प्रमुख रूप से प्रायद्वीपीय पठार में है। दूसरी विशेषता, यह पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान से मिल जाता है। अगला, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध और बेतवा हैं। इस पठार को पूर्व में बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर भी इसके पूर्व में ही स्थित। इसका जो दूसरा भाग है उसे दक्कन का पठार कहते हैं। इसकी विशेषता है इसका आकार त्रिभुजाकार है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में ढाल कम हो जाता है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस पठार के पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट है और पश्चिम सिरे पर पश्चिमी घाट है। जिस तरह से इस चित्र में दर्शाया गया है, इस पठार के पूर्वी यानी पूर्वी सिरे पर ये पूर्वी घाट है, जबकि पश्चिमी सिरे पर इसका पश्चिमी घाट है। इसका जो पूर्वी भाग है वह समतल नहीं है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसे क्या किया है, काट दिया है, जबकि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। इस पठार के पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट है और पश्चिम सिरे पर पश्चिमी घाट है।
पूर्वी घाट समतल नहीं है, जिस तरह से अभी चित्र में आपको बताया गया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसे काट दिया है। अगला है पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। अब पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसे अनाई मुडी कहते हैं, जो 2695 मीटर ऊंचा है। और पूर्वी घाट का जो ऊंचा मैदान है यानी शिखर, जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह महेंद्रगिरी, जो कि 1500 मीटर ऊंचा है। इसका अगला भाग है भारतीय मरुस्थल। इसकी विशेषता अरावली पहाड़ी के पश्चिम में थार मरुस्थल है। अरावली जो पहाड़ी है यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम हैं और लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जो कि खंभात की खाड़ी में गिरती है। जैसलमेर में बहुत से टीले पाए जाते हैं, यानी राजस्थान में जो रेत है जब वह उड़ता है और उससे जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम टीले या बालू के टिब्बे कहते हैं। अगला पॉइंट है तटीय मैदान। समुद्र तटीय क्षेत्रों में इसका विस्तार पूर्व पश्चिम दोनों तरफ है। इसे हम चित्र द्वारा इस तरह से समझ सकते हैं, यह है भारत का तटीय मैदान यानी समुद्र के किनारे वाला भाग। यह पश्चिम में यानी ये पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दोनों तरफ फैला हुआ है। और बंगाल की खाड़ी यानी उत्तर में, बंगाल की इसके जो उत्तर का भाग है उसे हम सरकार तट कहते हैं, और जबकि दक्षिण का जो भाग है उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। अब इसकी विशेषता है अरब सागर में, यह है अरब सागर। इसके उत्तर में यानी इस भाग को हम लोग कोंकण का तट कहते हैं, और जो दक्षिण का भाग है उसे हम मालाबार तट कहते हैं। तटीय मैदानों में भी खेती की जाती है। अगला पॉइंट है द्वीप समूह। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि उत्तर में अंडमान एवं दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। इसे हम चित्र द्वारा इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो भाग है यह उत्तर में है, यह अंडमान है, जबकि ये दक्षिण का जो भाग है यह निकोबार है। जबकि लक्षद्वीप, ये वह भाग लक्षद्वीप का है। पहले इसे लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमीन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। आप लोग इस लेसन को बहुत ही आराम से देखिए और पढ़िएगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और जो लोग इस चैनल पर नए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। यह आप लोगों की तैयारी को ध्यान में रखकर करवाया जा रहा है, जिससे कि आप लोग 2020-21 की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।